नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज का जो अध्याय 15 है, इसमें हम सामान्यतः और विशिष्ट रूप से भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि भ्रष्टाचार के कितने रूप हैं, कितने तरीके से भ्रष्टाचार को परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार से जो हो रही परेशानी है, उनसे कैसे लड़ा जाए, कौन कौन से संगठन बने हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लीन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई होती है हमारे देश में और कैसे कैसे होती है। इन सब के बारे में हम आज वृहद चर्चा करेंगे, ताकि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आए तो आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएँ। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि बहुत लाभदायक साबित होंगे जब भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। दूसरा जो दो और छोटे छोटे टॉपिक हैं वो ई सरकार और ई शासन के ऊपर है। तो सरकार और शासन क्या है, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर लिया था। अब इसमें जो ई वर्ड ऐड होता है, ई हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित रखता है। तो किस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है वो सरकार और शासन को मदद करता है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आज का महत्वपूर्ण टॉपिक भ्रष्टाचार है। और एक बात ये है कि आज ये जो अध्याय 15 है, ये अध्याय 15 आपका आखिरी लेक्चर है इस पूरे श्रृंखला का, सामान्य अध्ययन 4 का। और यूपीपीसीएस में मुझे लगता है कि इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना भी मैंने पढ़ाया है इतना बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आपको मेहनत करने की इच्छा है तो आप केस स्टडी पे मेहनत करिए। अगर आपको केस स्टडी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो यही सेम जो यूपीपीसीएस का सामान्य अध्ययन 4 है ना, चौथा वाला भाग है, इसी को सेम मैंने इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते समय हर टॉपिक के लास्ट में आप सोच सकते हैं कि मुझे लगता है लेक्चर 8 से आप देख सकते हैं। लेक्चर 8 से आपको पूरा नहीं देखना है, केवल आखिरी के 5 से 10 मिनट वीडियो देखने हैं। 5 से 10 मिनट में मैंने बहुत सारे केस स्टडीज़ को डिस्कस किया है और वहाँ पर सॉल्व भी किया है। तो अगर आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि केस स्टडी कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे अटेंड करते हैं, क्या अप्रोच रखते हैं उन सब चीज़ों के लिए, तो उन सब के लिए आप एक बार इंग्लिश मीडियम वाला जो सामान्य अध्ययन 4 का मतलब एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला जो लेसन होगा, आपको एक्चुअल में क्या करना है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के होम पेज पे जाना है। वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर में आपको जीएस पेपर 4 दिखेगा और इस जीएस पेपर 4 पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लेक्चर्स एक साथ दिख जाएंगे। तो जो भी अंग्रेजी में लिखा हो सामान्य अध्ययन के अलावा, जीएस पेपर 4 लिखा होगा वहाँ पे और एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड लिखा होगा। उसमें लेक्चर नंबर 8 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो मुझे लगता है 7th से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 7 या 8 से लेके पूरे 15 तक, 15 वीडियो उसमें भी हैं। तो उन सबके पीछे पीछे बिल्कुल लास्ट में एक एक केस स्टडी या कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे जो भी ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे पूरे समाज के लिए, जिनका नाम हम अपने आंसर में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने उसमें ऑलरेडी डिस्कस की है। तो एक बार ज़रूर से उसको आप देख लीजिए, इसमें आपका ही भला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है भ्रष्टाचार। सर्वप्रथम हम भ्रष्टाचार को परिभाषित करके देखते हैं। तो भ्रष्टाचार को समझने के लिए 4 बिंदुओं का समझ पाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो है वो ये कहता है कि भ्रष्टाचार सामान्य तौर पे एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें इंसान अपने ही प्राधिकार का गलत इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, अपने प्राधिकार का गलत इस्तेमाल करके वो कुछ फ़ायदे उठाता है। वो फ़ायदे हो सकता है वो किसी मूल्य के रूप में हो, किसी वस्तु के रूप में हो, किसी अधिकार के रूप में हो या किसी प्राधिकार के रूप में हो। तीसरी बात जो है वो ये कहता है कि इन सभी गलत प्राधिकारों को इस्तेमाल करके जो भी मूल्य उसने कमाए हैं, या तो गलत रूप से आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होकर जो भी उसने ये सारी चीज़ें कमाई हैं, इसको समाज कभी भी सही तरीका नहीं बताता है। मतलब समाज ने जो भी अपने लिए आधारित मूल्यों को निर्धारित किया हुआ है, उन निर्धारित मूल्यों पे ये कोई भी पहलू नहीं आएंगे। मतलब कि जो भी गलत तरीके से उसने कमाया है ये सारी चीज़ें, वो समाज के मूल्यों के विपरीत होंगे। और चौथा, कि इन पूरे प्रोसेस से आपको एक बात ये समझ में आएगी कि चौथा पॉइंट ये कहेगा कि इन सभी चीज़ों से सरकार का, सोसाइटी का मतलब समाज का, या तो उस व्यक्ति विशेष का जिसने ये किया है, पूरा मिला के इन सभी के जीवन पे कुछ न कुछ आपदाएं आएंगी। मतलब पूरा का पूरा जो ये समाज है इस पे कुछ आपदाएं आएंगी इस भ्रष्टाचार से। तो बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर फिर से एक बार इसको मैं डिफ़ाइन करूं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक तरीके का ऐसा आपराधिक गतिविधि है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष
या कोई समूह अपने प्राधिकार का गलत इस्तेमाल करके किसी मूल्य, वस्तु जैसी चीज़ों को कमाता है, जिसे समाज जो है वो सामान्य तौर पे गलत मूल्य बताती है और इससे पूरे समाज का कल्याण नहीं हो पाता है। तो इन चारों चीज़ों को अगर आप मिला के लिखेंगे तो ये भ्रष्टाचार का परिभाषा बिल्कुल आम तौर पे बिल्कुल सही लिखेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार आप सभी को पता है, उसको बस परिभाषित करने का ये एक तरीका है। आप अपने तरीके से भी भ्रष्टाचार को परिभाषित कर सकते हैं। इनके अलावा अगर भ्रष्टाचार के प्रकार देखा जाए या फिर देखा है कि भ्रष्टाचार और हम कैसे अलग अलग करके देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो एक भ्रष्टाचार आप देखेंगे कि वो बलपूर्वक किया गया भ्रष्टाचार होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा गरीब वर्ग का नागरिक है जो कि बहुत ही मजबूर है कि उसका कोई कार्य हो नहीं रहा है, तो जब भी वह सरकारी अफसर या सरकारी दफ्तर में जाता है तो जो सामने सरकारी अफसर बैठा होता है वो उससे कुछ घूस की मांग करता है या पैसों की मांग करता है। तो जबरन वसूली करने की जब बात होगी या फिर वो जो नागरिक है वो जबरन वसूली का शिकार बन जाएगा, तब उसको रिश्वत देना ही एकमात्र सहारा दिखेगा। इस संदर्भ में अगर वो रिश्वत देता है, मजबूर होकर रिश्वत देता है, तो उसको कहते हैं बलपूर्वक किया गया भ्रष्टाचार। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी का कार्य है जो कि बहुत ही देरी से चल रहा है, या फिर जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी केस होता है, जब भी कोर्ट में फाइल होता है तो उसको जल्दी से ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ पैसे बाबू लोग को देते हैं। या तो आप कभी भी अगर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं ना, जब भी आप सेलेक्ट होते हैं किसी एग्ज़ाम में, या तो आप जब स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। इस मेडिकल टेस्ट के लिए आपको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जब भी आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपना मेडिकल टेस्ट कराने के लिए आए होते हैं। तो उसमें अगर जिनको भी जल्दी होता है, या फिर वैसे तो नॉर्मली देखेंगे तो 1 हफ्ते लगा देते हैं, 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जो भी अपने अपने ज़िला और क्षेत्र के हिसाब से लगता है। अगर आपको जल्दी कार्य कराना है तो आपको बाबू को फिर से कुछ पैसे देने होते हैं। तो ये देरी वाला काम है। दूसरा जो है उत्पीड़न के मामले में, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऐसा भी बहुत बार होता है कि कोई विक्टिम है, मान लीजिए कि एक कोई गरीब परिवार है जिसके घर में कुछ चोरी हो जाती है, तो इस चोरी का FIR दर्ज कराने के लिए भी कभी कभी पुलिस डिपार्टमेंट में उसको कुछ न कुछ रिश्वत देना पड़ता है या कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है जिससे कि FIR उसका जल्दी से लॉज हो। दूसरा, खोए हुए अवसर, कीमती समय और मजबूरी, अनिश्चितता, साथ ही जीवन का नुकसान की संभावित क्षति के मामले। मतलब इन सभी चीज़ों में अगर आप एक एक एग्जाम्पल भी देखते हैं तो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। मैंने 1-2 बता दिया आपको कि बलपूर्वक किया गया भ्रष्टाचार किसको कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कपटपूर्ण भ्रष्टाचार, कपटपूर्ण भ्रष्टाचार में क्या होता है कि जो दोनों पक्ष होते हैं, ये दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके और एक सहमति से, दोनों की सहमति होती है इस भ्रष्टाचार में, और बिल्कुल इत्मीनान से दोनों ही अपने अपने कार्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण करने के लिए और कुछ इनसे लाभ उठाने के लिए इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। तो इसमें यही है कि जो दोनों पक्ष होगा, ये दोनों के दोनों पक्ष लाभान्वित होंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पे, तो सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेके देना। आपको पता है कि अगर जिसके पास भी इस तरीके का प्राधिकार होता है कि वह ठेके वगैरह दे दे, तो वो क्या करता है कि उन्हीं शख्स को देता है जो कि उसको उल्टा कुछ और फ़ायदा करा सके। या तो आप टैक्स वगैरह देते हैं, उसमें भी कुछ ये सब बातें चलती हैं। कर्मचारियों की भर्ती में, मतलब अगर आप HR डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी आप निष्पक्ष होकर, निष्पक्षता न दिखा के आप किसी का पक्ष ले सकते हैं। कोई भी रिश्तेदार नातेदार आपका हो तो आप उसको जल्दी से सेवा में, मतलब सेवा के लिए आप बुला सकते हैं कि हाँ, अब तुम्हें सर्विस मिलती है। खाद्य और दवाओं में करों में, मतलब कि खाद्य और दवा, या फिर हम देखते हैं कि जो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं वो किस हिसाब से अपने महंगे सामान को बेचती हैं और फिर भी हमारे मार्केट में निकल जाती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको किसी न किसी ने तो अधिकार दिया होगा ना कि वो हमारे मार्केट में वो सारी दवाइयाँ मिल जाएँ, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ वहाँ पर भी गड़बड़ी होती है। तो ये सभी जो है वो भ्रष्टाचार के कपटपूर्ण वाले प्रकार हैं, जिसमें दोनों ही पक्ष जो है लाभान्वित होता है। क्योंकि मान लीजिए खाद्य या दवाओं का कोई कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC, तो ABC कंपनी ने सरकार से मिलके कुछ ऐसे प्रावधान दिए जिससे सरकार का ये जो अफसर था इसको भी कुछ पैसे मिल गए, और जो मार्केट में दवाइयाँ ABC कंपनी की बिक रही हैं उससे तो ABC कंपनी को फ़ायदा हो ही रहा है। तो इसके चलते क्या है कि ये सारी चीज़ें क्या है, कपटपूर्ण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बनाम नैतिकता एवं मूल्य की बात करें अगर, कि दोनों में क्या
मतलब कि समानताएं हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि अगर नैतिकता और मूल्य इनको आप अपने पूरे समाज से गायब कर दें तो जो समाज में बचता है वो भ्रष्टाचार कहलाता है। मतलब अगर किसी समाज में नैतिकता और मूल्य का संचार नहीं है तो वहाँ पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। या तो ये भी कह सकते हैं कि जिस समाज में भ्रष्टाचार है वहाँ पर नैतिकताओं एवं मूल्यों की कमी है। भ्रष्टाचार जो है वो इस अगर समय काल की बात की जाए तो इतने गहराई से फैला हुआ है और इतने गहराई तक फैला हुआ है कि अधिकांश लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार को अपरिहार्य मानते हैं। मतलब कि ये कभी ख़त्म ना होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लोगों में इस तरीके से पनप चुका है, इस तरीके से रम चुका है कि इसके खिलाफ कार्य करना ही निरर्थक है और इससे लड़ने का प्रयास भी वो नहीं करते। इसीलिए तो ये मानसिक इतनी तेज़ी से फैल रही है कि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी एक बीमार कर देने वाली बात है। तो जायज़ सी बात है कि अब जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हम बोलते हैं कि हमारी रगों में दौड़ता है, कोई भी कार्य करने से पहले हम उसको पूर्ण करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि कौन सा भ्रष्टाचार का माध्यम है जिससे यह कार्य को जल्दी से पूर्ण किया जा सके। हम एक एक स्टेप में आगे नहीं बढ़ना चाहते बल्कि हम चाहते हैं कि कोई पीछे से ऐसा दरवाज़ा हो जो कि सीधे हमें ऊपर लेते जाए। तो ये जो पीछे वाला दरवाज़ा है जो कि सीधे ऊपर लेके जाता है और आपका कार्य करा देता है, ये ही भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के विपरीत में भी ना दो दृष्टिकोण हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला हम बोलते हैं मूल्यों एवं चरित्र पर विशेष बल। इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब एक इस वाले पार्ट में ऐसा धारणा होता है कि जब तक मानव मूल्यों को सुधारने के लिए कुछ नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि जो भी इंसान है उसको खुद ब खुद ये बात पता होना चाहिए कि जो भी मानव के मूल्य हैं उसको सुधारना ही सब कुछ होगा और जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको खुद ही स्वयं लड़ना पड़ेगा। और दूसरा है सहायक शर्तें। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम लगातार ऐसा कार्य करें कि जो भी अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा काम करता है, उसको पुरस्कृत करें और जो भी बुरे व्यवहार है, बुरे काम करता है, उसको दंड दें। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे लोगों में एक डर जो है वो घर कर जाएगा कि अगर हम ईमानदारी से नहीं चलते हैं तो हमें कुछ न कुछ दंड जरूर मिलेगा। इसलिए जो सही रास्ता है किसी भी कार्य को करने के लिए वो अच्छा व्यवहार या तो अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ के ही है। तो इसीलिए ये सहायक शर्तें होती हैं। फिर बात करें अगर मूल्यों और संस्था की भूमिका की कि इनका भ्रष्टाचार को हटाने का क्या भूमिकाएं हैं, तो देखिए क्या होता है कि जो भी मूल्य होते हैं ना वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। यही हमें मार्गदर्शित करते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस दिशा में आगे बढ़ने से ही हम भ्रष्टाचार से दूर आ सकते हैं या फिर भ्रष्टाचार को छोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मूल्यों का टिकाऊ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो भी संस्था है जो निरंतरता बनाए रखी है ऐसे मूल्यों में, और वो संस्था अगर हमारे लिए एक एग्जाम्पल का काम करती है तो ये एग्जाम्पल जो है ये हमें प्रेरित करता है कि हम और भ्रष्टाचार से दूर जाएं या फिर इसको सुधारने में हम और मदद करें। चुनौतियों के बारे में अगर बात की जाए कि भ्रष्टाचार से चुनौतियां कौन कौन सी मिलती हैं या फिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं भ्रष्टाचार के लिए, तो सबसे पहली बात तो यही है जो कि मैंने अभी बताया कि भ्रष्टाचार इस समय ऐसा घर कर गया है लोगों के भीतर कि उसको जड़ से निकाल फेंकना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग ये समझते हैं कि जो कि अभी भ्रष्ट स्थिति में जो भी हैं और उनको इससे फ़ायदा भी हो रहा है, इनसे उनको लाभ मिल रहा है, तो वो जैसी बात है कि इसको ख़त्म करने नहीं देंगे वो कभी भी, और इसके लिए वो हमेशा प्रतिरोध करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा चुनौती है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। और इससे होता क्या है कि धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होने बंद हो जाएंगे जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो और अंत में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। दूसरा जो हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए चुनौती का कार्य करता है वो है जितनी भी कंपनी बनती है, औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, वो उत्पाद पे या तो उत्पादकता पे वो अपना अलग प्रभाव डालती हैं। जैसे कि साग सब्जियों का हरा ज़बरदस्ती का कर मतलब उसको रंग डाल के हरा कर देना या तो मिलावट का सामान बेचना। तो इन सारी गतिविधियों में भ्रष्टाचार तो लीन है। तो इन सभी को हटा पाना, क्योंकि आज के ज़माने में पैसे कमाने का ये जो जरिया है ये इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है कि कोई भी इंसान अगर सही माध्यम से पैसे नहीं कमा पाता है तो वो ज़रूर से गलत माध्यम अपनाता है, और इसी गलत माध्यम के चलते हमको ऐसी मिलावटों का सामना करना पड़ता है जिससे हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है।
लेकिन ये सब के सब क्या है, एक बड़े चुनौती हैं हमारे सामने, जिनको हम भ्रष्टाचार से अगर विमुक्त करना चाहते हैं तो हम कैसे लोगों को समझाएं कि इस वक्त उनका फ़ायदा कमाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि लोगों का स्वास्थ्य सही करना है। सरकार अलग अलग प्रावधान निकाल रही है, अलग अलग स्कीम्स निकाल रही है, नीतियाँ निकाल रही हैं, जिनके चलते हम स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से आगे सही कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी इतना भ्रष्टाचार होता है कि जितने पैसे इस स्वास्थ्य विभाग को दिए जाते हैं, वो बीच में इतने दलाल टाइप के लोग होते हैं जो कि बीच में सारे पैसे खा जाते हैं, और अंत तक आते आते जिन गरीब वर्ग तक ये फ़ायदे पहुंचने चाहिए वहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। अभी जैसे आयुष्मान भारत का बात करें अगर, तो आयुष्मान भारत में अगर आप देखेंगे कि उसमें क्या बोला गया है कि जो भी इकोनॉमिकली वीक है, मतलब कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, वही इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, इस नीति का लाभ उठा सकता है। लेकिन मैं खुद ही देखता हूँ कि मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, वो भले ही मध्यम वर्गीय हों या तो उच्च वर्ग के भी लोग हों, जो कि पैसों से बिल्कुल समृद्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्होंने जुगाड़ करके आयुष्मान भारत में अपना नाम दर्ज करा लिया है कि जब भी उनका कभी भी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जब भी इलाज होगा तो उनको 5 लाख रुपए तक का फ़ायदा इस स्कीम के चलते मिल जाएगा। लेकिन जो असल में गरीब इंसान था, वहाँ तक ये बात नहीं पहुँची है। तो ये एक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी बात करें अगर, तो जो भी अत्यधिक भ्रष्ट देश होती है वो हमेशा शिक्षा पर कम काम करता है, शिक्षा पर खर्च भी कम करता है, और वो भी शुरुआती दौर में। जब शुरुआती दौर में ही शिक्षा को मजबूत करके ये नहीं बताया गया है कि हम कैसे बड़े होकर अपने पैरों पे खड़े हों और बिना भ्रष्टाचार में लीन हुए हम किसी भी कार्य को सही तरीके से अंजाम दें, तो अगर भले ही हम पूंजी निर्माण के लिए बहुत सारा निवेश कर भी देते हैं तो भी इसका एक जो बड़ा हिस्सा है वो हमेशा भ्रष्टाचार से विलिप्त ही होगा। फिर यह आय का समान वितरण करता है। जायज़ सी बात है कि जब भ्रष्टाचार, देखिए एक तो भ्रष्टाचार है, और जिस हिसाब से लोग भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, ये उस भी बड़ी चुनौती हो जाती है कि जिस स्पीड से, जिस गति से भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है और लोगों तक पहुंचता जा रहा है, तो वो क्या करता है, एक असमान वितरण कर रहे हैं समाज में। कुछ ऊंचे तबके के लोग हो जाते हैं और कुछ गरीब वर्ग हो जाते हैं। तो ये जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं ये और भ्रष्टाचार में लीन है, इनको और फ़ायदे होते हैं और ये और ऊपर जाते हैं, और जो गरीब है उसको ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है और ये और गरीब होता जाता है। तो ये जो अमीर और गरीब की खाई है वो भ्रष्टाचार और बड़ी करते दे रहा है, और इसको सुधारने के लिए जो नीति निर्माण का कार्य करेंगे उसमें भी ज़्यादातर लोग उच्च वर्ग के ही आते हैं। तो इसीलिए इसको ख़त्म करने का भी प्रावधान अभी हमारे सामने दिखाई नहीं देता है। भ्रष्ट सरकार जो है वो भी रिश्वत देने की दिशा में, कर और संलग्न देने से बचने के साथ राजनीतिक वैधता का अभाव करता है। मतलब सरकार भी अपने हिसाब से उतना अच्छा कार्यरत नहीं है भ्रष्टाचार को निभाने के लिए, हटाने के लिए। और जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, ज़रूरत है उनके साथ एक बार मिलने की, ताकि देखिए शुरुआत तो यहीं से होगी कि शुरुआत चलिए प्राइवेट अगर सेक्टर ने कर भी दिया, गैर सरकारी संगठन ने कर दिया कि ठीक है भ्रष्टाचार से हम दूर रहेंगे, और ऐसा होता भी है क्योंकि उनको जो है गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य करना पड़ता है। लेकिन सरकार के पास ये गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य उतना विशिष्ट रूप से उनको दिखाई नहीं देता है, और इसके चलते जो भी भ्रष्ट सरकार है वो रिश्वत के लेन देन में ज़्यादा विलिप्त या फिर लीन रहती है। भ्रष्टाचार को पक्षतापूर्ण, कठोर विरोधियों को राजनीतिक उपयोग के लिए एक आसान हथियार के रूप में देखा जा सकता है। देखिए जैसे अभी इस टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये बात अभी इलेक्शन कमीशन ने भी बोली है कि यहाँ पे जो हम इलेक्टोरल बॉन्ड बनाते हैं कि 2000 के ऊपर जितनी भी बातें होंगी उसमें अनभिज्ञता बनाई जाएगी कि कौन पैसे किसको दे रहा है कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि हमारा जो जानने का हक है, या तो जो हमारा राइट है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जो कि हमारे अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखा हुआ है। तो 19(1)(a) में जो ये बात है कि हमें कुछ भी बोलने का हक है, हम या फिर वोट देते हैं तो ये हमारा एक तरीके का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जब हमको पता ही नहीं होगा कि कौन सी पार्टी ने कौन से कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, तो हमें पता कैसे चलेगा। मानिए कि हम एक शुद्ध वातावरण में जीना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि ऐसे कंपनियां जो कि किसी भी पार्टी को
पैसे दे रही हैं जो कि वातावरण के विरुद्ध कार्य करती हैं, तो ऐसे पार्टियों को हम वोट नहीं देंगे। लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि कौन कौन सी कंपनी ने किस किस पार्टियों को वो पैसे दिए हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा। इसीलिए भ्रष्टाचार का ये जो एक सिलसिला चल रहा है इलेक्शन से, बोलते हैं कि अगर इलेक्शन में पैसे आना बंद हो जाएं तो भ्रष्टाचार का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा अपने आप से। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने भ्रष्टाचार को हटाने का क्या है कि जो इलेक्शन पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, हमारी राजनीतिक पार्टी हैं, उनको एक समुचित स्थान दिया जाए। मतलब कि केवल उतना ही पैसे के लिए बात की जाए कि उससे ज़्यादा वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, या तो कुछ अलग से ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि इनको प्रचार प्रसार के लिए दूरदर्शन या रेडियो जैसे साधनों का ही उपयोग मात्र कर पाएंगे, और या तो मतलब आप कुछ भी और भी नया चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन इसमें बस बात ये है कि भ्रष्टाचार, आप ये समझिए कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं इलेक्शन से ही होती है। फिर बहुत हद तक लोगों ने भ्रष्टाचार को अपने जीवन का एक तरीका बना लिया है और इस हिसाब से इसको स्वीकार कर लिया है कि इसके आगे वो नैतिकता को सोचते ही नहीं। मतलब उनके सामने अगर आप भ्रष्टाचार कर भी रहे हैं तो उनको लगेगा कि ये सामान्य है, ये सामान्य बात है और ये सब लोग करते हैं, इसमें कोई भी नैतिकता का आधार है ही नहीं। तो जब नैतिकता की बात ही नहीं आती है भ्रष्टाचार के लिए, तो फिर इसको सुधारने की बात, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे सामने। भारत में भ्रष्टाचार के कौन कौन से कानून हैं, अगर आपसे कभी प्रश्न में पूछा जाता है भ्रष्टाचार के लिए, तो आप ज़रूर से इन सभी चीज़ों का उल्लेख करें कि आखिर भारत में कौन कौन से भ्रष्टाचार के विपरीत बनाए गए कानून हैं जो कि भ्रष्टाचार करने पर दंड का प्रावधान रखते हैं। सबसे पहला है भारतीय दंड संहिता 1860 वाले, फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, बेनामी लेन देन रोकथाम अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, और भारत भी एक ये संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है 2005 में सम्मिलित किया गया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन, तो इसका भी भारत इसमें सम्मिलित हुआ है 2005 में, और इसके खिलाफ भी भारत कार्य कर रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो भ्रष्ट लोक सेवक की जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। मतलब कि अगर कोई भी इंसान है, कोई भी सरकारी अफसर है, सरकारी कर्मचारी है, वो भ्रष्टाचार में लीन होता है, तो किस तरीके से उस पर कार्य किया जाएगा या फिर मुकदमा चलाया जाएगा, उसके बारे में देखें तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 3 मुख्य प्राधिकारी होते हैं। सबसे पहला एक तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होता है, दूसरा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होता है जिसको हम लोग CBI बोलते हैं, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग मतलब CVC, CBI, और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तो ये तो बिल्कुल अलग से एक तरीके से स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि ऐसे कार्यों को देखता है और जो भी इंसान भ्रष्टाचार में लीन होता है उसके खिलाफ कार्य करता है या फिर उसको दंड देने का प्रावधान करता है। लेकिन उस पर जांच पड़ताल की बात की जाए तो CVC और CBI भी अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। दूसरी बात की जाए तो प्रवर्तन निदेशालय भी है जो कि और वित्तीय खुफिया इकाई है। तो प्रवर्तन निदेशालय पहला और वित्तीय खुफिया इकाई दूसरा, ये दोनों क्या करते हैं, कोई भी इंसान अगर मनी लॉन्ड्रिंग से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा और जांच का कार्य कौन करता है, ये दोनों, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय खुफिया इकाई। मनी लॉन्ड्रिंग सबको पता ही होगा क्या होता है, नीचे बता दीजिएगा जिनको भी लगे कि उनको पता है मनी लॉन्ड्रिंग, उसको डिफाइन कर दीजिएगा नीचे जल्दी से। फिर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीशों का एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधिकार के तहत जितने भी मामले होते हैं इनको संज्ञान में लिया जाता है। तो केंद्र और राज्य सरकार इनको नियुक्त करती है, इनको चुनती है, और ऐसे विशेष न्यायाधीशों का एक ये जो ट्रिब्यूनल बनता है, ठीक है, तो ये ट्राइब्यूनल जो होती है यही कार्य करती है बाकी के मामलों में। प्रशासन पर नियंत्रण, देखिए अगर हमको भ्रष्टाचार से लड़ना है तो हमको प्रशासन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि अभी तक सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से प्रावधान किए हैं, तो आप इन कुछ चीज़ों का बात कर सकते हैं कि विधायी नियंत्रण हो सकता है और न्यायिक नियंत्रण हो सकता है। विधायी नियंत्रण के तहत हम देखते हैं कि जो भी अपोजिशन पार्टी है वह बजट को बहुत अच्छे तरीके से देखती है, बजट में जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं उनको उजागर करती है, लोगों के सामने लेके आती है। मीडिया का कार्य होता है इसमें। अंकेक्षण के चलते भी आप देख सकते हैं कि ऑडिटिंग जो भी होती है कि कितना खर्चा हुआ है, किस स्कीम में कितने रुपए लगाए गए हैं और कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया गया है, ये सब बातें भी होती हैं। तो ये भी एक तरीके की जांच पड़ताल करती हैं।
तीसरा, संसदीय समिति, जो भी समितियां होती हैं वो अलग से जांच में लगती हैं कि अगर किसी भी एक स्कीम में अगर कभी चाहिए होगा कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है कितने पैसे इसको दिए जाएं, या फिर जो भी पैसे अभी तक दिए गए हैं उनका सही तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो संसदीय समितियों का गठन भी होता है। प्रश्नकाल या बहस, प्रश्नकाल या बहस आप भी पता ही है आपको कि इन सभी में क्या होता है, जो भी अपोजिशन पार्टी होती है वो सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि ये कार्य किस हिसाब से हो रहा है, या फिर जो भी जानकारी पूरे जनता के सामने होनी चाहिए उनके लिए भी प्रश्नकाल और बहस के लिए समय दिया गया है। फिर प्रस्ताव, प्रस्ताव का मतलब है यहाँ पे मोशन। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे मोशंस आते हैं जिससे सरकार अगर कभी कभी अपना मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है तो उस सरकार को अपने पद को छोड़ना भी होता है। दूसरी बात न्यायिक नियंत्रण है। यहाँ पर कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कार्य काम करेंगे, तो न्यायिक समीक्षा होगी, जैसी बात है। वैधानिक अपील होगा। लोकपाल और लोकायुक्त की बात की गई है 2013 वाले एक्ट से। तो ये सब जो हैं ये लोग आएंगे यहाँ पे, और आप जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं जुडिशियल रिव्यू वाला या फिर जुडिशियल एक्टिविज़म की बात देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी प्रशासन पर नियंत्रण अच्छा बनाए रखी हैं, और कोई भी अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी बात आती है तो ये न्यायालय भी इन सारी बातों को उठाता है, उजागर करता है और इस पर जांच पड़ताल भी करने के लिए बोलता है। अब जैसे ये लोकपाल है, तो लोकपाल के अंदर जो है वो कोई भी सीबीआई को बोल सकती है कि किसी भी भ्रष्टाचार से संलिप्त कोई अगर कर्मचारी है तो उसके खिलाफ जांच पड़ताल कर पाए। ई सरकार, ई सरकार की बात करें तो बहुत ही सामान्य सा है कि हमें अगर सरकार जैसे हमने बात की कि सरकार क्या होते हैं, जो भी ऐसे कर्मचारी जिनके पास कुछ ऐसे प्राधिकार हैं जिनको संवैधानिक तौर पे ये बताया गया है कि आपके पास ये प्राधिकार है और इसका आप सही दिशा में लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सरकार होती है। ई सरकार क्या मतलब है कि ऐसे ही दक्षता कि सरकार जो कार्य कर रही है उसमें पारदर्शिता या जवाबदेही को तय करने के लिए जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, इस उपयोग के चलते सरकार जो है ऐसे पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रारूप में सुधार लाना चाहती है। इसे ही हम ई सरकार कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी नागरिक व्यापार है, उद्यमियां हैं, या इनके बीच में जो भी बातचीत करने की बात होती है, ये सरकारी एजेंसियों के मध्य तालमेल रख पाएँ। जैसे कि देखिए, ई सरकार जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली 3 चीज़ पे फोकस करता है। मान लीजिए ये सरकार है, सबसे पहले जो छोटे और बड़े उद्यम हैं उनसे वार्तालाप करता है। दूसरा कि जो सरकार और नागरिक के बीच में जो बात होती है उस पर ध्यान देता है, मतलब इन दोनों के संबंधों की बात हो रही है। और सरकार किसी भी दूसरे सरकारी संगठन से किस हिसाब से बात करता है, इनके बीच में भी जो वार्तालाप होती है, इन सभी को बनाए रखना और इन सब के बीच में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना, यही कार्य है ई सरकार का। ई शासन की बात करें अगर, तो जिस हिसाब से सरकार जो कार्य करता है वो शासन कहलाता है, मतलब कि जिस हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए वो ही सरकार का शासन होता है। तो यहाँ पर सरकार ई शासन क्या होगा कि अगर यह सरल, जवाबदेह, शीघ्र, जिम्मेदारी और पारदर्शी शासन का सहयोग एवं सरकारी कामकाजी की प्रक्रिया के लिए वही संचार और क्या बोलते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अगर उपयोग करता है तो वो ई शासन कहलाता है। तो ये क्या करता है, ये कुछ चीज़ें सुनिश्चित करता है, जैसे कि सक्रिय नागरिक भागीदारी, जिसके बारे में हम कल भी चर्चा कर रहे थे, और ऐसी जानकारी जो कि मतलब भ्रष्टाचार को निष्क्रिय करे एक तरीके से, और कुछ ऐसा प्रतिनिधित्व करे कुछ लोगों का जो कि नागरिक को सूचित करे कि क्या सही है क्या गलत है। साथ ही साथ सरकार को भी ऐसे पहलुओं से जानकारी प्राप्त हो कि जो भी नागरिक के द्वारा परामर्श हमको मिलता है उस पर भी कुछ कार्य हो, और जो भी नीति निर्माण का कार्य सरकार करती है उसमें नागरिकों के सशक्तिकरण की भी बात हो, उनके भागीदारी की भी बात हो। तो यहाँ पर हम कुछ बातें देख सकते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे नए नए पोर्टल खुल के नहीं आते हैं। एक तो GOV, एक आता है MyGOV.in। MyGOV.in क्या है, ये एक तरीके का ई शासन का एक प्लेटफॉर्म है। ये ई शासन का प्लेटफॉर्म क्या करता है कि आपसे आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करता है, आपसे सलाह मांगता है कि बताइए हम ऐसे नीति निर्माण की बात कर रहे हैं, आपकी क्या सलाह है, हम इसमें क्या कर सकते हैं और नया क्या कर सकते हैं, तो आप अपनी सलाह उनको दे सकते हो, वो है ई शासन। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है इस पूरे श्रृंखला में कि जो भी बातें हों इन सभी से संबंधित
भ्रष्टाचार से, और भी इनके अलावा जो भी मैंने आज तक इन 15 लेक्चर्स में मैंने पढ़ाए हैं। बेसिकली सबसे पहले हमने 1 से लेकर 6 लेक्चर जो थे हमारे, उसमें हमने अपने आधारशिला को मजबूत करने की बात की थी, और इसमें हमने जो भी मूल्यवान चीज़ हैं इस पूरे नीति शास्त्र में, उसके ऊपर चर्चा किया था। कुछ ऐसे मूल्य जो कि हमें अपने आंसर में लिखने होते हैं, कुछ ऐसे थ्योरी की बात की थी हमने जिसको हमें जिक्र करना ही करना है। इसके अलावा मतलब मैं समझता हूँ कि जो 125 नहीं तो आपको 200 नंबर का है, 100 नंबर का जो ये पेपर आएगा आपका, 100 नंबर मतलब 200 नंबर में आप ये समझिए कि 100 नंबर जो है वो आपका ऐसे ही थ्योरी पोर्शन से होगा, और 100 नंबर आपका केस स्टडी होगा। तो केस स्टडी के लिए मैंने आप सभी को बताया कि केस स्टडी अगर आपको देखना है तो आप एक कार्य कर सकते हैं। केस स्टडी के लिए शुरुआत में मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं सुना है वो एक बार फिर से देख लें कि इंग्लिश मीडियम के मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं एथिक्स के लिए, तो उसमें भी 15 लेक्चर्स हैं टोटल, ठीक है। तो 15 में से जो मैंने शुरुआत के 6 लेक्चर्स दिए हैं उसके लास्ट में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो इसके बाद से मतलब 7 से लेके 15 तक हैं, आप 7 से लेके 15 तक के आखिरी के 5 से 10 मिनट की वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बहुत सारे केस स्टडी को सॉल्व किया है, प्लस कुछ ऐसे अफसरों की बात की है जिन्होंने पूरे जीवन काल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और जो हमें अपने उत्तर में लिखना चाहिए, और प्लस उनसे प्रभावित होकर खुद भी अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव लाने चाहिए। कुछ ऐसे बहुत ही बेहतरीन कार्यों का उल्लेख किया गया है उसमें, तो ज़रूर से देखें उनको। केस स्टडी वाला बाकी का पोर्शन वहाँ से कंप्लीट होता है। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एथिक्स के लिए दोस्तों बस इतना ही रहा है अभी तक, और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर कोई गलतियाँ होती हैं, कोई त्रुटियाँ होती हैं तो माफ़ करिएगा मुझे, और अपना बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी समझ के आप मुझे माफ़ करिए। और प्लस जो भी आपके कमेंट्स हैं वो नीचे आज ज़रूर से लिखिएगा कि आपको ये पूरा श्रृंखला कैसा लगा और कौन से नए सब्जेक्ट्स आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। इन सभी के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, और कोई भी सब्जेक्ट होगा तो मैं उसको आप तक लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।